Assalamu alaikum dear students, welcome to NM Language Academy and I am Humaira, and today we are going to study about Simone de Beauvoir. In this video we will see that who was Simone de Beauvoir and what is her theory. So let's get started. Simone de Beauvoir 1908 to 1986. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand Beauvoir was a French existentialist, philosopher, writer, social theorist and feminist activist. जो सिमोन डी बुआय है उसका ये पूरा नेम है सिमोन लूसी अर्नेस्टीन मैरी बर्ट्रांड बिवायर। वो जो थी एक फ्रेंच एग्जिस्टेंशलिस्ट थी, मतलब उसने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। फ़िलासफ़र थी, मतलब उसने फ़िलासफ़ी पे वर्क किया था। राइटर भी थी, सोशल थ्योरिस्ट थी, उसने बहुत सारी जो सोशल थियरीज दी थी एंड फेमिनिस्ट एक्टिविटीज़, और उसने फेमिनिज्म पे भी वर्क किया था। अब हम उसकी बायोग्राफी देख लेते हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 9 जैन 1908 इन अ बोर्जियस फैमिली। वो 9 जनवरी 1908 को बोर्जियस फैमिली में पैदा हुई थी। मतलब बोर्जियस फैमिली वो होती है जो मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, मतलब एक खाते पीते घराने, मतलब अच्छी फैमिली से थी। एक बोर्जियस होता है, एक प्रोलिटरेट होता है। जो प्रोलिटरेट होता है वो होता है जो वर्किंग क्लास होती है, और जो बोर्जियस होता है मतलब वो थोड़ी अपर क्लास होती है। जो लोग जो प्रोलिटरेट है उसमें वो लोग आ जाते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कि मज़दूर हो गए। इट मीन कि वो मिडिल क्लास लोग या फिर बिल्कुल लोअर क्लास लोग आ जाते हैं। लेकिन ये जो बोर्जियस फैमिली होती है एक अपर क्लास फैमिली होती है, और उसमें ही पैदा हुई थी। जो बोर्जियस और प्रोलिटरेट है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जो कार्ल मार्क्स की थियरी है मार्क्सिज्म, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। हर फादर बर्टनार्ड बिवॉयर वाज ए लॉयर। उसका जो फादर था बर्टनार्ड बिवॉयर वो एक वकील था। हर मदर वाज ए डॉटर ऑफ अ वेल्थी बैंकर। उसकी जो मदर थी वो एक वेल्थी बैंकर था, मतलब अच्छा खासा रिच था। उसकी डॉटर थी। शी आल्सो हैड अ सिस्टर हेलन बोर्न 2 ईयर लेटर ऑन 1910। 1908 में वो खुद पैदा हुई थी और 1910 में उसकी सिस्टर हेलन पैदा हुई थी उसकी बर्थ के 2 ईयर बाद। From 1929 to 1943, she worked as a teacher to support herself financially. 1929 to 1943 उसने एज ए टीचर भी काम किया था अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तब तक वो एक अच्छी राइटर भी नहीं थी और उसका जो वर्क था इतना जाना भी नहीं जाता। तो उसने अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और अपने आप को आगे वो मेंटेन करने के लिए अपनी राइटिंग्स को, और उसे जैसे कि ज़रूरत थी तो उसने एज ए फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एज ए टीचर वर्क किया। नेक्स्ट इज़ जीन पॉल सर्टे. So here we are going to see what was the relation of Jean Paul Sartre with the Simone de Beauvoir. जो जीन पॉल सर्टे था वो एक फ्रेंच राइटर था, प्ले राइट था। उसका क्या रिलेशन था इसके साथ, सिमोन de Beauvoir के साथ, वो हम देखते हैं। ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज शी मेट विद जीन पॉल सर्टे. अपने कॉलेज के दिनों में वो जीन पॉल सर्टे के साथ मिली थी। ड्यूरिंग अक्टूबर 1929 दे बिकेम अ कपल बाय साइनिंग अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट। 1929 में वो एक कपल बन गए थे, मतलब विदाउट मैरिज उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसकी बेस पे वो लोग 2 years के लिए कपल बन गए थे। यहाँ पे याद रखना कि वो कपल बने थे बट उनकी शादी नहीं हुई थी। शी रोट अबाउट इट. इसके बारे में जो सिमोन डी बुआय हैं वो क्या कहती हैं, मैरिज वाज इम्पॉसिबल, आई हैड नो डॉरी. इट मीन के उसने कहा कि मेरे लिए जो शादी थी वो पॉसिबल नहीं थी उस वक्त, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी थोड़ा वो जा रही थी। और उसने कहा आई हैड नो डॉरी, क्योंकि मेरे लिए शादी जो थी वो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मेरे पास जहेज़ नहीं था, तो इसलिए शादी नहीं कर सकी वो। तो इसलिए उसने एक 2-year कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इससे जीन पॉल सर्टे के साथ, और फिर वो एक कपल बन गए थे। बिगनिंग इन 1929 दे वर पार्टनर्स एंड रिमेन सो अंटिल हर डेथ इन 1986. यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 ईयर के लिए साइन किया गया था, लेकिन उसके बाद वो लोग सिमोन डी बुआय की जब तक डेथ नहीं हो गई थी तब तक, मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी वो लोग एज ए कपल रहे थे। दरमियान में उसकी लाइफ में सिमोन डी बुआय के और भी लोग आए, और लेकिन ये जो था ये उसकी डेथ तक उसके साथ रहा था। मैरिज जब हम देख लेते हैं उसने शादी की थी नहीं की थी या किसके साथ की थी।
शी चूज़ नेवर टू मैरी एंड नेवर हैड चिल्ड्रन, उसने कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं की थी एंड नेवर हैड चिल्ड्रन, उसके कोई भी बच्चे भी नहीं थे। ये बात याद रखें कि वो जीन पॉल सार्त्रे के साथ रिलेशन में रही थी टिल डेथ, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट था विदाउट मैरिज, उसने शादी नहीं की थी। शी आल्सो लिव विद क्लॉडे लेंसमैन फ्रॉम 1952 टू 1959। क्लॉडे जो लेंसमैन था वो एक और पर्सन था जिसके साथ वो 1952 से 1959 तक उसके साथ रही थी। इसके साथ भी इसकी शादी नहीं हुई थी, ये वैसे ही इनका एक रिलेशन था। परहैप्स हर मोस्ट फेमस लवर वाज अमेरिकन ऑथर नेल्सन एल्ग्रेन। She met him in Chicago in 1947. She wrote to him as my beloved husband. जो इसका लवर था वो था नेल्सन एल्ट्रन। उसके बारे में वो उससे ना शिकागो में मिली थी 1947 में। उसके बारे में वो लिखती है कि माय बिलव्ड हस्बैंड। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसके बच्चे भी नहीं थे और वो इसके साथ भी रिलेशन रहा था उसका क्लॉडे लेंथमैन के साथ, जीन पॉल सार्त्रे के साथ डेथ तक रहा था। लेकिन उसका जो लवर था वो था नेल्सन एल्ग्रेन। उसके बारे में उसने कहा है कि माय बिलव्ड हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड नहीं था लेकिन उसके बारे में उसने लिखा है कि वो माय बिलव्ड हस्बैंड। दी बॉयल शी रोट नॉवेल्स, एसेज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड अबाउट सोशल इश्यूज़। उसने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं, एसेज भी लिखे हैं, बायोग्राफीज़ लिखी हैं। मतलब बायोग्राफीज़ वो होती है किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखना, एंड ऑटोबायोग्राफीज़ वो होती है कि जो राइटर खुद अपनी बायोग्राफी लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसने ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखी हैं अबाउट सोशल इश्यूज़। उसने एज वी नो दैट शी वाज सोशल राइटर, सो शी रोट अबाउट द सोशल इश्यूज़. She was best known for 1949 The Second Sex, which is detailed analysis of women's oppression. वो जो उसका फेमस वर्क था वो 1949 का द सेकंड सेक्स था, जो कि डिटेल्ड एनालिसिस है वुमेंस ऑपरेशन का कि किस तरह से औरतों पर जुल्म किया जाता है और उनको सोसाइटी में उनका सही मुकाम नहीं दिया जाता। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था। इसके इस जो ये सेकंड सेक्स है इसमें उसने जिक्र किया है औरतों के हकूक़ के बारे में और औरतों पे होने वाले जो जुल्म के बारे में और उन्हें जो सोसाइटी में सही उनका मुकाम नहीं दिया जाता और किस तरह से वो ऑप्रेस की जाती हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था उसका। She Came to Stay is also a famous novel of her. She published it in 1943. She Came to Stay ये भी उसका एक फेमस नावल है और यहाँ से भी हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं कि वो एक फेमिनिस्ट राइटर थी, क्योंकि उसका जो नावल था She Came to Stay है, He Came to Stay नहीं है, तो वो फेमिनिस्ट राइटर थी। ये भी फेमिनिज्म के बारे में ही होगा, मतलब किसी औरत के बारे में ही है। ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स शी रोट पॉपुलर ट्रैवल डायरीज। उसने ट्रैवल डायरीज लिखी थी क्योंकि वो ट्रैवल भी करती थी। अबाउट स्पेंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, जो उसने यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना में टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में उसने अपने ट्रैवल हिस्ट्रीज लिखी थी कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में। शी आल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज़। उसने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखी, जैसे कि हम ऊपर भी मेंशन कर चुके हैं। What is the theory of Simone de Beauvoir? This is the most important one. So, let us know what is the theory of Simone de Beauvoir. She asserted that women are capable of choice as men. उसने कहा कि जो औरतें हैं उनको भी अपनी चॉइस का हक है जैसा कि मर्दों को दिया गया है, एंड दस कैन चूज़ टू एलिवेट देमसेल्फ, और वो भी अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन फ़ैसले कर सकती हैं अपने आप को बेहतरीन मेयार तक ले जाने के लिए या अपने आप को बेहतर करने के लिए वो भी चॉइस का हक रखती हैं। द सेकंड सेक्स, दिस इज़ आल्सो कंसीडर्ड हर थ्योरी एंड आल्सो हर बुक। ये जो सेकंड सेक्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो सिमोन डी बुवायर है जो मोस्ट फेमस वर्क उसका कंसीडर किया जाता है, वो जो सबसे पहले फेमस हुई थी वो इसी की वजह से हुई थी, द सेकंड सेक्स की वजह से। कुछ लोग इसको जो सेकंड सेक्स है ये बुक का टाइटल है, कुछ लोग इसको ना बहुत गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं, मतलब एज ए सेक्स को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे हरगिज़ मीनिंग ये नहीं है भी किसी, ये कोई थ्योरी नहीं है किसी सेक्स के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे जो सेक्स है उसका मीन है जेंडर। यहाँ पे द सेकंड सेक्स का मतलब है कि सेकंड जेंडर, यहाँ पे जो सेक्स की इंटरप्रिटेशन है वो एज ए जेंडर ली गई है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में भी मैंने देखा है, बहुत सारे जो वीडियोस में वो समझा रहे होते हैं, उनके लेक्चर्स पढ़े तो वो इसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सेकंड सेक्स है वो यहाँ पे औरत के बारे में कहा गया है कि जो औरत को है वो माशरे में सेकंड सेक्स कंसीडर किया जाता है, मतलब सेकंड जेंडर कंसीडर किया जाता है। सो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना।
दिस इज़ द नोटेबल वर्क ऑफ बिवॉयर विच शी पब्लिश्ड इन 1949। ये जो है सिमोन डी बिवॉयर का एक नोटेबल वर्क है, मतलब बहुत फेमस है, जो उसने पब्लिश किया था 1949 में। दिस बुक इज़ अबाउट स्टेटस ऑफ वुमन इन द सोसाइटी। ये जो बुक है ये औरत का जो मुकाम है हमारे मुआशरे में उसके बारे में है। हेयर शी स्टेटेड दैट वुमन इज़ कंसिडर्ड एज सेकंड टू मैन। देखिए यहाँ पे भी हमारा जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गई है। जो हमारा टाइटल है उन्होंने कहा है जो औरत है उसको हमेशा माशरे में दूसरा मुकाम दिया गया है, मतलब पहला मुकाम जो है मर्द को दिया गया है, मर्द के बाद औरत को रखा गया है। यहाँ पे द सेकंड सेक्स मीन द सेकंड जेंडर, औरत को कहा गया है सेकंड जेंडर। तो उसने कहा है कि जो हमारे माशरे में सबसे पहले मर्द को रखा गया, हर काम में वो आगे सब कुछ, और जो औरत है उसको उसकी ड्यूटीज़ की वजह से और उसके जेंडर की वजह से उसको सही माशरे में मुकाम नहीं मिल सका। दिस वर्क कैन बी सेड टू इनागोरेट द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म। ये जो वर्क है इसको हम कह सकते हैं कि इसने इनागोरेट किया था, मतलब इसकी वजह से जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म स्टार्ट हुई थी। सेकेंड वेव ऑफ जो फेमिनिज़म थी वो अर्ली 1960s में स्टार्ट हुई थी जब ये वर्क लेकिन ये जो वर्क है 1949 में पब्लिश हुआ है। तो जैसे ही वर्क पब्लिश हुआ उसके बाद ये फेमस हुआ, तो उसके बाद जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म है वो स्टार्ट हुई थी अर्ली 1960s में। तो हम कह सकते हैं ये एक इनागोरेशन था सेकेंड वेव को स्टार्ट करने के लिए। With its central argument that throughout history across cultures woman has always occupied a secondary position in relation to men। इस बुक जिसमें इसने कहा था कि जो औरत है हमेशा उसको एज ए सेकेंड जेंडर कंसीडर किया गया है थ्रू आउट द हिस्ट्री, मतलब कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमेशा औरत को एज ए सेकेंड जेंडर कंसीडर किया गया है। इन सेकेंड सेक्स शी हैड स्टेटेड दैट वन इज़ नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। उसने कहा है कि जो एक औरत है वो औरत पैदा नहीं होती बट उसको औरत बना दिया जाता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि औरत जब औरत पैदा नहीं होती उसको बाद में औरत बनाया जाता है, ये वो। उसने कहा है यहाँ पे कि उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसे औरत बनाती हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि जब बाय बर्थ जो औरत और मर्द है उनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ भी औरत ये काम नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, लेकिन जो हमारी सोशल बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारा माशरा है वो औरत को बाउंड कर देता है और औरत को औरत बनाता है। तो उसने ये इस वजह से कहा है कि रादर बिकम्स अ वुमन। वुमेन्स आर डिफरेंट फ्राम मैन बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव बीन टॉट टू डू एंड बी। उसने कहा है कि जो औरतें हैं वो मर्दों से मुख्तलिफ हैं क्योंकि उन्हें जो सिखाया जाता है करने के लिए और जैसा होने के लिए उन्हें कहा जाता है। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि जब कोई हमारे छोटा बेबी भी होता है, अगर वो लड़का तो हम उसे कहते हैं कि हाँ आप तो स्ट्रॉन्ग हो, आपने रोना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना। उसको मतलब बाय बर्थ हम लोग ही सिखाते हैं ना कि उसने रोना नहीं है, ये नहीं करना। कहीं पे प्री डिफाइंड रूल्स तो नहीं है ना कि मर्द रो नहीं सकता। और औरत को हम लोग खुद, छोटा बच्चा भी होता है हम उसे सिखाते हैं कि आपने अकेले बाहर नहीं जाना, आप अकेले बाहर नहीं जा सकती, आपने कोई भी काम करना है तो परमिशन लेके करना, भाई से या बाबा से, किसी से भी। मतलब मदर की इतनी परमिशन ज़रूरी नहीं होती जितनी कि फादर की होती है, या फिर भाई अगर कोई बड़ा है तो उसकी होती है। तो यहाँ पे वो कह रही है कि हम लोग सिखाते हैं एक औरत को कि वो औरत है। दिस बुक एक्सप्लेन्स वट दैट वुमन इज imprisoned remaining a slave due to her duties imposed by the maternal and reproductive function। She also added that woman is reshaped according to interests of men। उसने कहा है कि जो औरत है वो एक कैदी बन के रह गई है घर की चार दीवारी के अंदर, क्योंकि उसका जो काम है उसको मतलब घर की बाउंड्री के अंदर ही रखा जाता है कि आपने घर के काम करने, अपने बच्चों की परवरिश करनी, आपने घर में ही रहना। तो इसकी वजह से वो एक स्लेव बन के रह गई है। उसने ये भी कहा है कि जो औरत है उसको इन जो मर्द है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीशेप किया जाता है, वो ऐसी पैदा नहीं होती उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसी वो मर्द को पसंद है वैसा ही उसको बनना पड़ता है। In her intro to the second sex, she points out the fundamental asymmetry of term masculine and feminine। उसने यहाँ पे जो masculine और feminine है उसका डिफरेंस भी क्लियर किया है। masculinity is considered to be the absolute human type। उसने कहा है जो masculinity है मतलब जो मुज़क्किर है उसको एक एब्सोल्यूट ह्यूमन टाइप कंसीडर किया जाता है, जबकि औरत को एक कंसीडर नहीं किया जाता, उसको समझा जाता है कि ये कमज़ोर है, ये काम नहीं कर सकती सारे। और मर्द को समझा जाता है कि स्ट्रॉन्ग है, माशरे में इसकी हाई पोजीशन और यही ज़्यादा काम कर सकता है। शी आल्सो कोटेड हियर एरिस्टोटल सेइंग। उसने अपनी बुक में एरिस्टोटल की एक जो कोट है वो भी यहाँ पे लिखी है। फीमेल इज़ फीमेल बाय विर्चू ऑफ अ सर्टन लेक ऑफ क्वालिटीज़। एरिस्टोटल ने कहा है कि जो औरत है वो अपनी कुछ खामियों की वजह से औरत है, हालांकि ऐसा नहीं है।
शी आर्ग्यूड दैट ही इज़ द सब्जेक्ट, ही इज़ द एब्सोल्यूट, शी इज़ द अदर। उसने कहा जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा मेन हिस्सा है सोसाइटी का, और जो कंप्लीट हिस्सा है वो है ही मतलब मैन। ही इज़ द एब्सोल्यूट मतलब जो कंप्लीट कंसीडर किया जाता है, एब्सोल्यूट कंसीडर किया जाता है, वो भी मैन है। एंड शी इज़ द अदर। यहाँ पे भी जो हमारा वो है टाइटल है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्लियर हो जाती है कि दैट शी इज़ द अदर, इट मीन दैट शी इज़ द सेकंड टू मैन। शी इज़ द अदर मतलब उसे और जेंडर कंसीडर किया जाता है, और जेंडर कंसीडर नहीं किया जाता मतलब कि उसे मर्दों से थोड़ा पीछे ही कंसीडर किया जाता है, पहले मर्द उसके बाद औरत। The division of sexes is a biological fact, not an event in the human history. She argued here that the division of sexes is a biological fact. It means that the डिवीजन ऑफ सेक्सेस इज़ बायोलॉजिकल फैक्ट। इट मीन कि ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, औरत खुद से औरत नहीं बनती। नॉट एन इवेंट द ह्यूमन हिस्ट्री, ये ह्यूमन हिस्ट्री में कोई इवेंट नहीं है। शी सेड दैट वुमन कुड नॉट बी यूज एज ए सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म। उसने कहा है कि जो औरत है उसको सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर अमंग द बायोलॉजिकल ट्रेट्स ओनली दोज हैव इम्पोर्टेंस टू टेक ऑन द कंक्रीट वैल्यू इन द एक्शन। उसने कहा कि सिर्फ औरत को उसकी जो है बायोलॉजिकल ट्रेट्स की वजह से उसको एज ए सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म या अपने पर्सनल किसी भी यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है या हमारे माशरे में कोई भी जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस तभी है उसके काम की वजह से। जैसे उसने कहा है कंक्रीट वैल्यू इन एक्शन, कि वो अपने आप को अपने वर्क की वजह से प्रूव करता है, ना कि औरत या मर्द होने की वजह से। उसे हम औरत या मर्द होने की वजह से जज नहीं कर सकते, बल्कि हम उसके काम की वजह से, उसकी क्वालिटीज़ की वजह से हम उसको जज कर सकते हैं। वुमेंस हाउस वर्क सैंक हर इनटू द इनसिग्निफिकेंस इन प्रिजन विद मैन। उसने कहा है जो घर के काम काज है उसने औरत को एक बाउंड्री में कैद करके रख दिया है। जैसे कि उसने लास्ट पे भी कहा था कि वुमन को एज ए स्लेव कंसीडर किया जाता है, या वुमन को जो है वो घर की चारदीवारी में कैदी बन के रह गई है। तो उसने कहा है जो घर के काम काज हैं, घर के वर्क हैं, उसकी वजह से जो औरत है उसकी अहमियत मर्दों की निस्बत कम हो गई है, कि वो बाहर नहीं जा सकती, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो ये कंसीडर कर लिया गया। She said that pregnancy, childbirth and menstruation reduced their capacity to work and made them at times wholly dependent upon the men for protection and food. इसने कहा है जो ये नेचुरल फिनोमिनाज है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड मेंस्ट्रुएशन है, इसकी वजह से जो औरत है उसकी जो लाइफ की रूटीन है वो डिस्टर्बेंस होगी, इसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, इसकी वजह से वो मर्दों से पीछे रह गई है, जिसकी वजह से वो शी इज़ होली डिपेंडेंट अपॉन द मैन फॉर प्रोटेक्शन एंड फूड, जिसकी वजह से उसे मर्द पे डिपेंड करना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए और फूड के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट द सिमोन डी बोयर एंड हर थ्योरी। सो आपने ये बताना है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है नहीं, और आपने कमेंट करके भी बताना है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने भी कमेंट करके बताना कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है नहीं, और अगर नहीं आई तो मुझे किस तरह से अपने लेक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। आपने लाजमी कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, उनको टैग करना है यहाँ पे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। और कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। और हो सकता है कि अगर कमेंट्स ज़्यादा हुए, आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट्स किए, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो है, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी NM लैंग्वेज एकेडमी के चैनल पे, वो मैं शायद कमेंट्स रीडिंग पे बना दूँ। मेरी इस वीडियो को जो कमेंट्स आएंगे वो कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में रीड करूँगी और आपको मेंशन भी करूँगी। सो आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मेरा लेक्चर जो पहला था आपको कैसा लगा, आपको समझ आई भी है या नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।